वेलकम फ्रेंड्स, अगेन आपका हार्दिक स्वागत है। और हमने बोला था कि हम नंबर सिस्टम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एक पूछे गए और मुझे लगता है कि उनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं बाहर होगा और ना ही उनसे बाहर कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट जो हैं जीएस के मॉक टेस्ट, वो भाई मेरे मतलब कि इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देखिएगा। लिखा होगा जीएस मॉक टेस्ट बाय गो करियर गौतम। टेलीग्राम का एक ही चैनल नीचे बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन करेंगे। डेली 25 MCQ उस पर आते रहते हैं, तो आप वहाँ से भी अपनी जीएस को बूस्ट कर सकते हैं। और वो भी वो क्वेश्चन रेलेवेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। जो कि आज का पहला क्वेश्चन करने से पहले मुझे लगता है कि थोड़ी सी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारे डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, क्योंकि ये पहला जो हमारा सवाल आने वाला है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, वो भाई मेरा डिविजिबिलिटी रूल पर ही बेस्ड है। ठीक है, जैसा कि इसमें देखो क्या बोला है कि भाई मेरे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो 2, 4, 8, 16 का क्या होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल 2 का मैं पहले समझता हूँ। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये नियम कहता है कि अगर कोई संख्या दी हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ, मान लो 2, 4, 6, 8 दी हो। ठीक है, मान लो ये संख्या गिवन हो और मुझे चेक करना है कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मुझे पता कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर 2 दिया हुआ है तो उसको हमेशा लास्ट की एक डिजिट चेक करेंगे। ठीक है, अगर 2 दिया हुआ है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है कि अगर पूछे कि ये संख्या भाई मेरे 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको करना कुछ नहीं है, आपको लास्ट की केवल एक डिजिट चेक करनी है। और ये हमें पता चल जाएगा अगर हमारी लास्ट की संख्या केवल यानी कि लास्ट डिजिट अगर हमारी 2 से डिविजिबल होती है तो डेफिनेटली पूरी संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी? 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल तौर पर जैसे मैं दिखाता हूँ, आप इसको 2 को 8 जानते हो 2 से डिवाइड होगा, ये बात श्योर हो? बिल्कुल बात सही है। अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरी संख्या पक्का बात तय है, ये 100% श्योर है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये संख्या भाई मेरे 2 से ही डिवाइड होगी पूरी की पूरी। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम ये कहता है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होती हैं पूरी की पूरी, तो वो संख्या पूरी की पूरी भाई मेरे 4 से डिवाइड होगी। 8 का नियम कहता है कि भाई मेरे अगर लास्ट की 3 डिजिट अगर डिवाइड होती हैं, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गई, तो ये बात श्योर है कि भाई मेरे पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अगर 16 के नियम की बात की जाए, और 16 का नियम ये कहता है कि अगर भाई मेरे लास्ट की 4 डिजिट अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो गई, लास्ट की मान लो कोई बहुत बड़ी संख्या लिखी तो यहाँ पर 4 लिखी है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको 4 ही लेनी ही पड़ेंगी। मिनिमम अगर 4 संख्याओं को आप लास्ट की 4 संख्याओं को अगर आप डिवाइड करके देखें, और अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो गई, तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, उसके लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या वो 16 से डिवाइड होगी। बात मुझे लगता है इतनी पल्ले पड़ गई। अगर इतनी पल्ले पड़ गई तो ज़रा एक बात बताओ जाकर कि क्या मैं ये नियम को रट्टा मरवाने के बजाय क्या कोई तरीका नहीं है कि मैं इसको ऐसे याद कर सकूं कि क्या 2 की कैसे कैसे होगा? तो एक बात बताओ, मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ? मैं आपको याद कराने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ? तो मैंने कहा मैंने 2 को ना भाई मैंने 2 को लिख दिया 2 की पावर 1। क्या लिख दिया मैंने? 2 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 1। 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। 16 को मैंने क्या लिख दिया? 2 की पावर 4। ये लिख सकता हूँ कि नहीं? आप कहोगे कि बिल्कुल लिख सकते हो। 2 को आप 2 की पावर 1 लिख सकते हो, 2 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो, और 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हो। बात समझ में आई? तो एक बात बताओ, जो ये इनकी पावर गिवन है, क्या गिवन है? पावर। ये पावर ही मतलब कि ऐसा आप याद करने के रूप में याद रख सकते हैं
कि जितनी पावर होगी, जितनी पावर हो, जैसे 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 16, तो 16 की अगर मुझे डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है तो उसकी मुझे 4 लास्ट की डिजिट चेक करनी पड़ेंगी। इसी प्रकार 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो 8 की पावर कितनी, 2 की पावर कितनी आएगी 3, यानी कि मुझे लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। इसी प्रकार से 2 की पावर 2 यानी कि जिसको मैं 4 लिख सकता हूँ, तो 4 की यानी कि 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो लास्ट की मुझे 2 डिजिट ऊपर, जितनी पावर होगी उतना ही मुझे लास्ट की उतनी डिजिट्स को डिवाइड करके चेक करना है। ये हो जाता है 2, 4, 8, 16 का नियम। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आए। क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन आएंगे तो उनके माध्यम से और ज़्यादा बढ़िया समझोगे, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ सिर्फ अभी अभी इन चीज़ों को समझ लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे। अब आते हैं 9 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल पर। 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर मैं सम ऑफ डिजिट कर दूं, सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक ये संख्या लिखी हुई है, एक ये संख्या लिखी हुई है, तो इनकी डिजिट क्या है? डिजिट एक ये लिखी हुई है, एक ये लिखी हुई है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल 6 डिजिट लिखी हुई हैं, तो ये क्या हो गई? डिजिट हो गई। तो क्या बोल रहा है कि भाई मेरे कि अगर 9 और 3 यानी कि चाहे 3 के लिए भी नियम है और ये 9 के लिए, दोनों के लिए नियम सेम है कि अगर मैं डिजिट्स का सम करके चेक करूं, अगर डिजिट का सम करके चेक करूं, अगर वो संख्या डिजिट्स का सम याद रखना जाकर, मैंने कहा कोई संख्या दी हो और उसके डिजिट का योग, डिजिट का सम, अगर भाई मेरे डिजिट का सम 3 से डिवाइडेड होता है तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइडेड होगी। बात पल्ले पड़ी। अगर किसी संख्या के डिजिट का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भाई मेरे 3 से डिवाइड होगी। समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ में आई? इसी प्रकार से 9 का भी यही नियम है कि अगर कोई संख्या के डिजिट का योग अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भाई मेरे 9 से पूरी तरीके से वह संख्या डिवाइड होगी। बात पल्ले पड़ी। एग्जाम्पल समझोगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखो इनका डिजिट का सम करो, 3 + 2 + 4 + 3 + 8 + 1 यानी कि 8 1 9। तो देखो और एक मैं बात बताऊं, कभी भी डिजिट चाहे 3 के लिए भी नियम ये लागू होता है और ये नियम लागू होता है 9 के लिए भी, दोनों के लिए भी। क्या कि जब आप इनका डिजिटल सम चेक कर रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना या 9 या तो 9 लिखा हुआ मिल जाए या 3 लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। लेकिन आपकी कोशिश क्या रहेगी, आप हमेशा ही डिजिट्स को 9 पर ही एलिमिनेट करोगे। जैसे कि मैंने कहा 8 1 9, तो हमेशा क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर 9 और 3 के लिए हो सकता है, तो मैंने कहा 8 1 9 हटा दो, उसको डिजिटल सम चेक करने की ज़रूरत पूरा नहीं है। फिर 4 3 7 2 9, तो मैंने यहाँ से भी हटा दिया कि नहीं, तो हमारी बची कितनी संख्या? ओनली 3। यानी कि यह जो संख्या है इसका डिजिटल सम आप निकालेंगे तो इसका एट द एंड आपको मिलेगा जाकर 3। कितना मिलेगा? 3। लेकिन ये संख्या क्या भाई मेरे 9 से डिवाइड हो सकती है? कभी भी नहीं। क्यों नहीं डिवाइड हो सकती है? इसलिए नहीं डिवाइड हो सकती है क्योंकि इसका डिजिटल सम 3 आया है। अगर इसका डिजिटल सम 9 आता तो ये संख्या भाई मेरे 9 से डिवाइड हो रही होती। आप ये बात जानते हो कि 3 इज़ द मल्टीपल फैक्टर ऑफ 9। 3 इज़ द मल्टीपल फैक्टर ऑफ 9 यानी कि 3 जो है 9 का गुणनखंड है। 3 यानी कि 3 इज़ अ पार्ट ऑफ 9। डिड यू गेट इट? ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर इसका डिजिटल सम 3 आया है तो ये संख्या केवल और केवल 3 से डिवाइड होगी, 9 से नहीं डिवाइड होगी। बात समझ में आई? एक बार फिर मैं अपनी क्या नाम स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई संख्या 3 से डिवाइडेड है तो यानी कि वो 9 से डिवाइडेड नहीं होगी। लेकिन अगर कोई संख्या का डिजिटल सम 9 आता है, अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 9 आता है, जैसे कि यहाँ पर देखो 5 4 9, मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, 3 2 5 5 3 8 1 9 यानी कि लास्ट में 9 बच गया है जाकर उसका डिजिटल सम। तो मैं चाहता तो एलिमिनेट कर सकता था, यानी कि इसका मतलब जानते हो पूरी संख्या एलिमिनेट हो गई 9 डिजिटल सम करते हुए। तो इसका मतलब ये हुई कि वो संख्या भाई मेरे पूरी तरीके से भाई मेरे 9 से डिविजिबल थी, ठीक है ना। और आप ये बात भली भांति जानते हो, अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या भाई मेरे 3 से भी डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि 3 इज़ द पार्ट ऑफ 9 एंड 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 9, बट
आप यहाँ पर देखोगे कि इसका डिजिटल सम 3 आता है, 9 नहीं आता है, इसीलिए 3 से डिवाइडेड होगी, ये 9 से नहीं डिवाइडेड होगी। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर समझ में आ गई है तो बात चलते हैं हम अगले सवाल, अगले मतलब कॉन्सेप्ट की ओर। 7, 11 और 13 तीनों के लिए एक अलग से नियम होता है। वैसे मैं सभी के लिए स्पेशली अलग अलग चाहूँ तो बता सकता हूँ। एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा जिससे आपको ये इमेज क्लियर हो जाएगी कि इनके लिए मैं एक ऐसा नियम क्या लगाऊँ। लेकिन मैं आपको और आसान कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा आप एक नियम को याद रखो, वरना मैं वो नियम बताऊँगा किसी ना किसी क्लास में तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 7, 11, 13 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या 7 से कब डिविजिबल है, 11 से कब डिविजिबल है, 13 से कब डिविजिबल है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो 7, 11, 13 से भाई मेरे कोई भी संख्या तभी डिविजिबल हम चेक कर पाएंगे जब मैं क्या करूं, ये लास्ट के मैं 3 पेयर बनाऊं और फिर लास्ट के मतलब कि उसके बाद इधर से होते हुए यानी कि दाहिने साइड से होते हुए हमेशा क्या करना है, आपको 3 के संख्याओं के पेयर बनाते हुए चलना है और फिर इन 3 संख्याओं में से इसको घटा देना है। आप जैसे ही घटाओगे तो 891 चाहो तो इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस आएगा, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका तब भी नियम सेम लागू होता है, चाहे आप इधर से करो चाहे इधर से करो। मैं इधर से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इधर से जो भी संख्या मिलेगी, पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले, उससे कोई मैटर नहीं। आपको एक कहीं ना कहीं एक, जैसे कि कहते हैं ना, अगर आप सीधा एक रास्ता याद रखोगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बार बार कहीं इधर से कहीं उधर से, डेफिनेटली यू विल बी कन्फ्यूज्ड इन द एग्ज़ाम। बात समझ में है कि नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर बस आपको करनी है। आपको क्या करना है, 3 के इधर से पेयर बनाकर चलना और उसके बाद 3 के पेयर जितने बने उनको, अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर और एक पेयर बनता, पहले छोड़ो इसको समझो, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैंने लिया है तो आपको बेहतर तरीके से और समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया 5, 6, 7, 8, 9, तो मैंने 3 का पेयर एक ये बना एक ये बना, तब आपको क्या कर देना, 891 में से 567 को घटा देना है। तो जैसे ही घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 11 में से 7 गया जाकर 4 मिलेगा, 8 में से 6 गया 2 मिलेगा, 8 में से 6 और फिर 8 में से 5 गया जाकर 3। अब 324 को आपको चेक करना है कि ये संख्या क्या 7 से, मैं पहले देखता हूँ कि क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है। तो मैंने 324 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, 2 30 और 28, 2 30 और 7 चौक 28 और 4 बचेगा यानी कि 44 और 7 छंग 42 होता है। तो ये 7 से संख्या तो नहीं डिविजिबल है। अगर कहीं इतनी संख्या इनके डिफरेंस, अगर कहीं ये 7 से डिवाइडेड हो जाती तो पक्का ये संख्या पूरी की पूरी ये वाली 7 से डिवाइडेड होती। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से सेम इनका डिफरेंस कितना आया, ये अगर ये संख्या इतनी केवल 11 से डिवाइडेड होती तो ये भाई मेरे पूरी की पूरी ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही होती। इसी प्रकार से 13 के लिए भी अगर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि इन दोनों पेयर का डिफरेंस अगर ये आया है तो डेफिनेटली अगर ये 13 से डिवाइडेड है तो भाई मेरे पूरी संख्या ये 13 से डिवाइडेड होती। बात समझ में आई कि नहीं आई, और आगे बताऊंगा जब इन पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर स्पेशली फॉर 11 के लिए नियम क्या है, 11 का नियम ये कहता है आप ओड और इवन का सम कर डिफरेंस कर दो। ओड और, याद रखना मेरी स्टेटमेंट को भी याद रखना कि मैंने कहा कि ओड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस के डिजिटल का सम का डिफरेंस अगर आप कर दो तो उससे हमें अगर या तो उन यानी कि ओड और इवन प्लेसेस के डिजिटल सम का डिफरेंस या 0 मिले या 11 मिले तो वह संख्या पूरी तरीके से 11 से डिवाइडेड होगी। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिया है तो मैं इनको एक बार चेक ओड और इवन प्लेसेस का देखता हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा ओड प्लेस पर है, ये भाई मेरे इवन प्लेस पर है यानी कि ये ओड प्लेस पर है, ये इवन प्लेस पर है, फिर ओड फिर इवन फिर ओड फिर इवन फिर ओड फिर इवन, क्योंकि ओड नंबर आप जानते हो 1 3 5 7 9 ये ओड प्लेसेस नंबर हैं। तो आपको क्या करना, ओड प्लेसेस का पहले सम करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 5 2 7 7 3 10 10 1 11 यानी कि ओड प्लेसेस का सम कितना आया 11, ठीक है, माइनस। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इवन नंबर प्लेसेस का सम करते हैं। 5 1 6 6 3 9 9 2 11 यानी कि यहाँ भी ओड प्लेसेस का सम 11 आया और इवन प्लेसेस का भी सम 11 आया। तो मैं कहूँगा दोनों का जब डिफरेंस निकालूंगा भाई मेरे कितना आया 0, या 0 आ जाए मैंने बोला था, या फिर उनका डिफरेंस 11 भी आता। क्यों, क्योंकि आप खुद जानो, खुद आपको समझ में आएगा कि मैं 11 क्यों कह रहा हूँ। आप खुद अच्छा बताओ, क्या 11 - 11 में से मैं 11 अगर कॉमन करता तो यहाँ पर 0 - का 0 ही बचता, सॉरी
1 माइनस का 1 बचता कि नहीं, आप ये बात जानते हो। तो कहीं ना कहीं अगर और कोई संख्या यहाँ पर लिखी होती जिनमें 11 का मल्टीपल यानी 11 उसमें कॉमन मिल रहा होता, तो वो संख्या भाई मेरे के 11 से नहीं डिविजिबल होती, तब भी डिविजिबल होती। और आप जानते हो 1 माइनस का 1 का मतलब था 0, समझ रहे हो। तो यानी कि या तो उनके डिजिटल इवन और ओड प्लेसेस के डिजिट का सम का डिफरेंस या 0 आ जाए या 11 आ जाए, वो संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होगी। यानी कि इट मीन्स इसका जो ये संख्या है ये 11 से पूरी तरीके से डिवाइडेड होगी। स्पेशली फॉर 5, 25 और 125। इनका नियम ये कहता है 5 के लिए, देखो 5 से कब संख्या डिवाइड होगी, 5 के लिए आपको चेक करना है अगर लास्ट की एक डिजिट अगर 5 से डिवाइडेड है तो 100% है कि पूरी संख्या 5 से डिवाइडेड होगी। और मैं बात बता दूं 5 से भाई मेरे मैं बताऊं कब संख्या डिवाइडेड हो सकती है, जब भाई मेरे लास्ट की डिजिट जो हो, लास्ट की डिजिट या तो 0 होगी या फिर 5 होगी। 0 हो या 5 हो तो वह संख्या डेफिनेटली है कि वह संख्या उसकी अगर लास्ट डिजिट अगर 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से पूरी तरीके से डिवाइडेड होगी। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लास्ट में 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 लिखी है, तो यानी कि तीनों संख्याएं 5 से डिविजिबल हैं। हमें चेक करना अगर पड़ जाए कहीं कि 25 से कोई संख्या डिवाइडेड है कि नहीं, तब आप क्या करोगे, तब आपको करना कुछ नहीं है, आपको चेक करना है केवल लास्ट की 2 डिजिट। अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो गई तो ये बात तय है कि पूरी संख्या 25 से डिवाइडेड होगी, बात पल्ले पड़ गई। फिर इसी प्रकार से 125 का नियम क्या कहता है कि अगर लास्ट की 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड होती हैं तो डेफिनेटली दैट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 125। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब मैं चलता हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज की हमारी क्लास का इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये सवाल इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको डेफिनेटली थोड़ी देर के लिए अगर आपने कोशिश की तो मैं ये कहूँगा ज़रूर कि आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले अपने चैप्टर का नाम डाल देता हूँ। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। देखो ये क्लास में ये अगर देखो जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएचएल और सीजीएल के और एमटीएस के, जो लोग यानी कि रेलवे वाले हों 4 लोग इन क्लास को करेंगे और पुलिस वाले भी। यानी कि याद रखना, जाकर मैंने बोला है एसएससी सीजीएल और चाहे सीडीएस का भी हो चाहे सीपीओ का हो, ये भाई मेरे इसमें कोई इसका लेवल नहीं है नंबर सिस्टम का, कोई भी कैसा भी कहीं पर भी कैसा भी सवाल मिल सकता है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ट्राई टू गेट बेटर, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बनने के लिए आपको एक अपर लेवल तक की लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आपको रेलवे एग्ज़ाम क्रॉस करना है तो सीएचएल का एग्ज़ाम आपकी तैयारी कीजिए, और अगर आपको सीजीएल की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो कैट लेवल की तैयारी कीजिए, समझ रहे हो, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। आज की डेट में भाई मेरे एग्जामिनर किसी का सगा नहीं है, कुछ भी किसी भी समय कुछ भी उठाकर पूछ देता है। तो मैं आपके बेनिफिट के लिए बोलता हूँ, बाकी आप किसी की बात मानो, अपनी मानो या किसी की बात ना मानो, मेरा तो नहीं, आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक है। चलो, जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आई होप आपको दिख रहा हो, जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड यार, मोबाइल 1 सेकेंड हुआ। अब देखो, जैसा कि थोड़ा क्वेश्चन लगा रहा था स्क्रीन पर, आप ये बात जानते होंगे, क्योंकि अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है इसलिए, ठीक है। और आपकी जीएस की जो एक सीरीज़ आने वाली है जो आपके लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि वो सीरीज़ को अच्छी तरीके से हमने डिज़ाइन किया हुआ है और वो प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उनमें कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं होगा, और वो आई थिंक अगर एक टीचर मैंने ढूंढ रखी है तो वो जब आएंगी वो आपको इस क्लास को लाइव कराएंगी, ठीक है। तो आज का हमारा पहला सवाल क्या कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी सो दैट 30a 68b। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है। क्या है? 30a 68b। 30a 68b क्या है ऐसा इसमें?
ठीक है, जहाँ पर बोला भी है कि ए जो है यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, यानी कि बोला यह है आपको b का अधिकतम मान बताना है जहाँ पर ये संख्या दी हुई है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि a जो है हमारा b से बड़ा है और ये संख्या जो है ये 11 से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या क्या है भाई मेरे 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो आपको b का अधिकतम यानी कि b की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आपसे ये सवाल पूछा है, ठीक है। बी मान क्या हो सकता है इसका, बी का कोशिश करेगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हो जाए तो बताना। देख, अगर कोई भी संख्या 11 से डिविजिबल है तो मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था, इफ़ इवन एंड ओड प्लेसेस डिजिट सम का डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल हो गया तो या मतलब कि वो डिफरेंस या 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वह संख्या भाई मेरे 11 से डिविजिबल होगी, यही मैंने बताया था। तो आपको बस वही सेम चीज़ करनी है यहाँ पर, लेकिन ये बात याद रखना कि ए हमारा बी से बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना इतने से, ठीक है। तो आपको क्या करना, देखो ये मैंने बोला है कि भाई मेरे ये CGL पूछा गया, CGL 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसको देखो, ये मेरा ओड प्लेस है, ये मेरा ओड प्लेस है और ये मेरा 0 ओड प्लेस है। तो मैं डिजिटल सम करूं इसका और इसका, डिजिट का सम करो तो b और प्लस 6 क्या मिलेगा हमें, b प्लस का 6, इसको इधर लिखता हूं क्योंकि b हमारा छोटा है, तो b प्लस 6 प्लस का 0, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें लेना है क्या बोलते हैं इवन प्लेसेस, ये हो गया और ये हो गया, यानी कि 8 3 प्लस 8 प्लस का a, यही मिलेगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था b प्लस 6 3 माइनस 8 वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपको समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पर a हमारा b से बड़ा बोला है तो मैं a को इधर रखता हूँ, a से ही b को मैं घटाऊँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मैंने इससे घटा दिया, इस वाले सम को इस वाले इससे, तो यहाँ पर क्या आएगा 11 प्लस का a माइनस करेंगे तो माइनस का b, और ये यहाँ पर 0 की वैल्यू नहीं है कोई तो माइनस का 6, ठीक है। तो इसको अब जो जब और लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस का a माइनस का b, यही मिलेगा हमें लास्ट में कि नहीं। आप बताओ 5 प्लस a माइनस का b हमारा यही लास्ट में मिलेगा, आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है। मैंने अभी बोला कि इनके डिजिटल के सम का अगर डिफरेंस या 0 हो या 11 हो तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो एक बात बताओ, इनका डिफरेंस कितना आया भाई मेरे दोनों डिजिटल के सम का, आप कहोगे 5 प्लस a माइनस का b, बात पल्ले पड़ी। तो इनका जो डिफरेंस 0 तो नहीं आया, ये बात समझ में आई। अगर 0 आता तो कुछ और मतलब 11 से आसान हो जाता हमारे लिए, लेकिन है नहीं। यहाँ पर दिया क्या है 5 प्लस a माइनस का b, लेकिन एक बात बताओ इनका डिफरेंस हमें कितना चाहिए था 11, या मिलता 0, तो मैंने इनके डिफरेंस को मैंने 11 के बराबर रख दिया कि नहीं। तो मैं कहूँगा कि a माइनस का b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 उधर चले जाएंगे जाकर 6, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि a माइनस b बराबर हमें कितना मिला 6, a माइनस बी की वैल्यू हमें कितनी मिली 6। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भाई मेरे b का मैक्सिमम मान। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा हटा देता हूँ, क्वेश्चन को मैंने हटा दिया आपके स्क्रीन पर से, ठीक है, और मैं इसको अब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ, बेहतर तरीके से समझेंगे ताकि आपको अच्छे सवाल को समझ में आए। देखो आप एक बात बताओ, a माइनस का b बराबर हमें कितना मिल गया, उन दोनों का डिफरेंस कितना मिल गया c, जहाँ पर हमने ये भी सेटिस्फाइड कर दिया है कि a हमारा b से बड़ा है, a को हमने b से बड़ा ही रखा है। ये सेटिस्फाइड इसलिए मैंने a को b से पहले ही बड़ा कर लिया, चाहते तो बाद में भी कर सकते थे लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। हमने पहले अगर रखेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। देखो अब यहाँ पर मैं सारी की सारी वो वैल्यू पॉसिबल निकालूंगा जो यहाँ पर, वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी मैं आपको पॉसिबल वैल्यू निकाल कर दिखाऊं, 0 से मतलब कि उसकी मिनिमम क्या होंगी मैक्सिमम क्या होंगी, मैं सभी निकाल कर दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में करना है तो मैक्सिमम कैसे करेंगे, आप ये एक बात बताओ, कोई अगर ये संख्या लिखी है तो a हमारा क्या सिंगल डिजिट का नहीं है, b हमारा सिंगल डिजिट का तो है। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पर आप a की जगह 11 रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ये बात भली भांति जानते हो, मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, a और b ये मैक्सिमम 1 से आप ले सकते हो 1,
2 ऐसे ऐसे 9 तक ले सकते हो। इसी प्रकार बी को भी आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 9 तक लिख सकते हो। 9 के ऊपर, क्योंकि ये सिंगल डिजिट वैल्यू है, इसको भी याद रखिएगा। हमेशा जब कभी इस प्रकार से संख्या दी होगी तो उसमें हमेशा ही सिंगल डिजिट की वैल्यू दी होती है। अब एक बात बताओ, जब सिंगल डिजिट की वैल्यू दी होती है तो एक बात बताओ, हमें 6 कब मिलेगा? ठीक है, 6 हमें जब मिलेगा जब मैं इसको ए को ही एक बार मैक्सिमम कर दूं। ए को मैक्सिमम कर देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम ए भाई मेरे 9 तो हो ही सकता है ना। तो मैंने कहा भाई मेरे इसको मैंने मैक्सिमम ले लिया 9, और बी फिर कितना बच जाएगा जाकर 3। क्यों? क्योंकि 9 में से 3 मैंने घटाऊंगा तभी ना 6 मिलेगा। बात समझ में आई? एक तो ये इसका आंसर आएगा भाई मेरे, आंसर आ गया 3, यानी कि 3 इसका करेक्ट आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे तो सेटिस्फाइड करना है इक्वेशन को भी और मैक्सिमम वैल्यू को भी। बात समझ में आई? अगर आप और कोई कंडीशन लेते हो तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, और ये सॉरी ए हमारा नेगेटिव, और ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ में आई? तो मैं ये कह रहा हूँ जाकर कि भाई मेरे ए हमारा कितना आया, 9 आया, और बी हमारा 3 आया। तो यानी कि बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, 3। अब मैं इसको सेटिस्फाइड करके दिखाता हूँ, देखो कैसे। इसको मैंने हटा दिया, अब देखो कैसे आती है। आप एक बात बताओ, सॉरी ए की सारी वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है? मैं सारी वैल्यू को लिखता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी भाई मेरे इतनी वैल्यू पॉसिबल है या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल बात सही है, लेकिन आप एक बात बताओ, मैं भाई मेरे इसकी वैल्यू आप 0, तो मैंने कहा 0 से मान लो स्टार्ट किया आपने, मान लो आपने इसको 0 से स्टार्ट किया। तो एक बात ज़रा बताओ, क्या अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर क्या रखूँ, ये क्योंकि नेगेटिव में है तो मैं इसकी वैल्यू को भाई मेरे मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा। देखो मैं अगर लिखूंगा यहाँ से, आप खुद सोचो, अगर मैंने इसको यहाँ पर 9 लिख दिया तो माइनस में हो जाएगा, और फिर ऐसे ऐसे तो यहाँ तो 0 वैल्यू हो जाएगी। मुझे इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करते हुए चलना है और इनको भी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 9 में से घटाओगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 9 ही हो सकती है। तो 9 में से मैंने कितना घटा दिया, 3, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो मैं कह सकता हूँ भाई मेरे इसकी वैल्यू आप यहाँ तक ही डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद ए माइनस बी चाहे कुछ भी कर लो, इनमें से कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगी। क्यों नहीं सेटिस्फाइड करेंगी? क्योंकि हमें भाई मेरे उनका डिफरेंस भी तो 6 चाहिए। तो आप 6 में से 0 घटाओगे तब भी 6 मिल रहा है, 7 में से 1 घटाओगे तब भी 6 मिल रहा है, 8 में से 2 घटाओगे तब भी 6 मिल रहा है, 9 में से 3 घटाओगे तब भी 6 मिल रहा है। तो एक बात बताओ, आपने मिनिमम से शुरू किया तो बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 0। फिर इसी प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 3। आप अगर 4 लेना चाहते तो यहाँ पर क्या 9 को मैं 10 लिखता? क्यों नहीं लिख सकता था? क्योंकि यहाँ पर भाई मेरे सिंगल डिजिट है। बात समझ में आ गई, पल्ले पड़ गया। अब बात समझ में आई कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, यानी कि ए की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जाकर 9, और ए की मिनिमम वैल्यू 6 होगी। लेकिन हमसे तो भाई मेरे बी का पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, तो बी की मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी ले सकते हो, 3। इसके अलावा कोई और नहीं ले सकते। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई। आंसर इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी का मतलब बी बराबर 3। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये सवाल समझ में आया हो। ठीक है।